तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं। आप लोग बहुत परेशान कर दिए। पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर दीजिए भैया, पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर दीजिए भैया, एकदम परेशान। हम बोले यार दे देंगे आराम से, लेकिन आप लोग जिद पे अड़ गए, तब मुझे देना पड़ा। चलिए, क्वेश्चन पेपर है और इसके साथ ही हम आपको आंसर भी दिखाएंगे, ठीक है इसका, और इसके साथ ही सिलेबस भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से आंसर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो ये पेपर 2025 का है, 24 से 28 सेशन आप ही लोगों का है पेपर। क्या आपने पेपर निकाल लिया यूनिवर्सिटी से? नहीं रे भाई, निकाला नहीं है। यह नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू का पूछा हुआ है, ठीक है। और आपको मालूम है कि एनपीयू नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, 100% सेम। क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग हो गया था 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसमें माइनर पॉलिटिकल साइंस, एमडीए कंपनी का नाम है, ठीक है। माइनर एमएन मतलब माइनर 1A, ठीक। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। 24 से 28 सेशन। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत पतला है, थिकनेस थोड़ा सा मोटा। अब चलिए, अब मजा आएगा। तो यहाँ पे आ जाता है टाइमिंग, 3 घंटा दिया जाएगा, फुल मार्क्स 75। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू होता है हमारा ग्रुप ए, ठीक है, कंपलसरी सेक्शन। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है इसमें, और इन सभी का भी हम लोग आंसर भी करेंगे। फिर आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, और फिर ग्रुप बी आता है जहां पे 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना में करना है। अगर आपके लिखने की स्पीड धाकड़ है, मतलब रॉकेट की तरह पेन चलाते हैं, और अगर आप एकदम लुसुक लुसुक धीरे धीरे लिखते हैं, तो आपको 2 खड़ा पन्ना कम से कम लिखना ही है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है, तो 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज लिखना ही है कम से कम। और आप मैक्सिमम लिखना चाहें तो 3 पेज, मतलब 6 पेज 3 खड़ा पन्ना। उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो टाइम के फिर वेस्ट हो जाएगा। 3 घंटा टाइम है भाई। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे यह है सिलेबस आपका। हालांकि मैं इसका जब नोट्स करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, उस टाइम पे सब इसको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और ऐप में सब कुछ मैं दे दूंगा, ये पूरा का पूरा नोट्स जो भी देख रहे हैं अभी क्वेश्चन आंसर वाला, ऐप में अपलोड कर दूंगा रात को। डेली मैं रात को ऐप और ये सब अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। रात को जितना भी मैं दिन भर में अपलोड करता हूँ वीडियो, शाम को रात को मैं अपलोड कर देता हूँ ऐप पे। तो आप लोग ऐप पे जो भी चीज़ अपलोड होता है, सबसे पहले उसको डाउनलोड करके मोबाइल पे सेव रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐप क्या होता है, सर्वर डाउन होता है, तो कभी कभी ऐप सही से काम नहीं करता है। इस कारण आपको मोबाइल में सब कुछ डाउनलोड करके रख लेना है। डेली मॉर्निंग को एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में आंसर कर दिए। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप इसको कर सकते हैं। देखिए, हर चीज में सिद्धांत तो याद जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टम, ठीक है। क्या है? सिस्टम में एक चलने का तरीका है जिसको सिस्टेमेटिक बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। यानी कि राजनीतिक में जितना भी लोग अपना अपना विचार रखा है, उन सभी को पढ़ने का एक तरीका, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, मूल्यों या संस्थाओं या व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन है। सिंपल सा आम भाषा में लिखिएगा। देखिए, एग्जाम में लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपको लिखना है कि राजनीतिक विज्ञान, वह राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत का अर्थ यह है कि राजनीतिक के जितने भी विचार है, इन सभी को सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके, व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का ढंग ही राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें हम लोग राज्य के बारे में पढ़ते हैं, शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, न्याय के बारे में पढ़ते हैं, अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जैसे अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? आइडियाज, वैल्यू, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिसेस। इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, पावर, जस्टिस, राइट एंड लिबर्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे लगता है 100 में ना, यदि 100 आदमी एग्जाम देता है तो 95% बच्चा जो है वो हिंदी में ही लिखता है। 5% बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? देखिए, लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने। वह क्या है कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, इस तरह से लोकतंत्र लिखिएगा, ठीक। ये अब्राहम लिंकन का परिभाषा है जो कि सबसे प्रसिद्ध है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र तो जनता का, लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, आम आदमी, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम, ठीक है, जिसमें लोग खुद ही अपने नेता को चुनते हैं, बस, ठीक है। ऐसा आम बोलचाल कि लोक मतलब, लिखिएगा वहां पे एग्जाम में कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक मतलब होता है आदमी, जिसको जनता के नाम से जाना जाता है, और तंत्र मतलब व्यवस्था होता है, सिस्टम होता है, यानी कि लोगों को सही ढंग से चलने का, जीवन में रहने का एक तरीका, ढंग होता है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग, व्यक्ति अपने नेता को खुद चुनते हैं, ठीक है। हालांकि लिखिएगा कि इसमें बहुत सारा राजनीतिक लोगों ने अपना अपना विचार दिया, ऐसा लिखना है, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है, और अपना खुद से जोड़ के भी लिखिएगा कि लोकतंत्र, अलग अलग राजनेताओं ने, अलग अलग विचारों ने अपना अपना परिभाषा दिया है और सबके मतभेद पाया गया है। सबसे प्रसिद्ध अब्राहम लिंकन का परिभाषा है, जो कि लोकतंत्र जनता का, वो क्या बोलते हैं अब्राहम लिंकन कि जनता का, ठीक, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, के लिए और जनता के द्वारा, ये मैं डॉट डॉट दे रहा हूं, मतलब जनता के द्वारा, ठीक है, तंत्र है। लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड, क्या है यार, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड फ्रॉम द पीपुल, ठीक है। तो ये है लोकतंत्र का परिभाषा। जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द अल्टीमेट पावर लाई इन हैंड ऑफ द पीपुल, यानी कि जो मेन पावर होता है वो आदमी के पास ही होता है, ठीक है, लेकिन 5 साल बाद आता है घूम फिर के, तब तक से आदमी को चार का चौपट बना दिया जाता है ना। इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। यह जनसत्ता, समानता और सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है? तो देखिए, राष्ट्र यानी कि देश, वाद मतलब अपने देश के बारे में, ठीक है। जब अपने देश के बारे में हम कुछ अच्छा सोचते हैं, ठीक है, और अपने देश के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यही है राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रेम, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। मतलब आप किसी व्यक्ति के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि वाह भाई, ये तो अपने दोस्त के लिए पूरा मर मिटने को तैयार है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार होता है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भाव, यह एकता, अखंडता और सामूहिक पहचान की भावना देती है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी मतलब होता है समर्पण या ईमानदारी, या हम लोग बोल सकते हैं कि निष्ठा, ठीक है, एंड डेवोशन टुवर्ड वंस नेशन, ठीक है। चलिए, इट एम्फेसाइज यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड द स्पिरिटी ऑफ कलेक्शन आइडेंटिटी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। चलिए, अगला है हमारा समानता की परिभाषा दीजिए। समानता क्या होता है? देखिए, समाज में अलग पर 5 अंगुली रहता है, लेकिन पांचों में समानता है नहीं है। फिर भी एग्जाम्पल के लिए कि पांचों तो अंगुली है ना भाई, तो मेन काम जो होता है वो पांचों करता है, ठीक है। भले वो समाज में अमीर है, गरीब है, अंगुली को ही समझेगी। व्यक्ति कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंचा जात का है, कोई नीचा जात का है, फिर भी ये क्या है? पांचों अंगुली है। इसी तरह से इन सब का काम, हम लोग ऐसा नहीं कि एक अंगुली काट देंगे तो फिर काम चल जाएगा, नहीं, पांचों का रहना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारा समाज है। समानता का अर्थ है भेदभाव का अभाव, यानी कि भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। इसमें राजनीतिक अधिकार भी मिलना चाहिए व्यक्ति को,
सामाजिक अधिकार भी मिलना चाहिए, आर्थिक अधिकार भी मिलना चाहिए, इसके अलावा सांस्कृतिक अधिकार भी मिलना चाहिए। आप जोड़ लीजिएगा एक सांस्कृतिक अधिकार। खास तौर पे 4 को अधिकार होता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति समाज के हर काम जैसे कि मंदिर वगैरह जाना, ठीक है, स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना, हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। आर्थिक समानता मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुन सकता है, जो भी मन करे, ठीक है, जो मन करे अपना मन मर्जी काम कर सकता है। और सांस्कृतिक मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना जो फेस्टिवल है, कल्चर है, यह मनाने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ये है 4 को अधिकार। आप लोग और डिटेल में लिख लीजिएगा। अगला है संविधानवाद का, या संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, या संविधानवाद से क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, तो कोई भी देश जो है ना किसी खास संविधान पे चलता है। ठीक है, जैसे भारत का भी संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधानवाद का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। ठीक है, ताकि नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित बनी रहे। और इसको कौन सुरक्षा देता है? सुरक्षा देता है न्यायालय। न्यायालय माने कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संघवाद की विशेषताओं को बताइए। ये 6 क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स वाले, जिसमें से आपको किन्हीं 5 का आंसर करना था। आपको इतना बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, छोटा छोटा सा लिखना है, फटाक के कर देना है। भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है? संघवाद मतलब हमारे यहाँ पे 3 गो नियम है, आपको मालूम है, 3 गो विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम पावर है वह संघ की ओर है। ठीक है, संघ क्षेत्र है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। वही है कि भारतीय संघवाद विशिष्ट है क्योंकि इसमें संघ और एकात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण है। इसकी विशेषता शक्ति का विभाजन, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान है हमारे पास। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आपका कोर्ट का ऑर्डर और जो पार्लियामेंट है उसका ऑर्डर आपस में टकरा जाए, उस टाइम पे किसको बात मानिएगा? उस टाइम पे संविधान की बात को माना जाता है। ठीक है, संविधान बड़ा है या कोर्ट? संविधान बड़ा है यार, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस बल पे जो कोर्ट काम करता है ना वो संविधान ही है। मतलब जो पढ़ के आप वकील बनते हैं, जज बनते हैं, वह संविधान ही है और उसी के आधार पे आप डिसीजन सुनाते हैं। ठीक है, तो कोर्ट का आदेश बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर इन आवर स्टेट और ऑल्सो इन आवर कंट्री। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत केंद्र है। आगे आ जाते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि ये जितना भी आएगा, जब भी आपको पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ना होगा, चाहे राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना होगा, जब भी पढ़ना होगा, ठीक है, चाहे किसी भी थिंकर के बारे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ना होगा, ठीक है, तो ये सब ना दिमाग को दही बनाने वाला टॉपिक होता है। मतलब जहाँ पे कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई डेटा होता है ना फिक्स, कितना चीज एक्यूरेट आप आंसर कर पाते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई कुछ भी लिख देता है, कोई भी थिंकर आता है, कोई भी राजनीतिक विचारक आता है। कल दिन आप भी विचारक बनिएगा, आप भी लिख दीजिएगा, मैं भी विचारक बनूंगा, मैं भी लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं आंसर नहीं होता है। ठीक है ना, कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है इन सब में। जो थ्योरी, जहां पर भी आपको थ्योरी पढ़ना होगा, पॉलिटिकल थ्योरी, इकोनॉमिकल थ्योरी, चाहे थ्योरी किसी भी चीज का थ्योरी, तो उस वहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पाएंगे सोशल साइंस में। ठीक है, तो आप अपना हाथ से आंसर बना के जोड़ के लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल मतलब कोर्ट। ठीक है, सिंपल सी बात। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका, कार्यपालिका के कार्यों व कानून की संविधात्मक की समीक्षा करे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अच्छा, जो लोग ऐप नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि फ्री में भी बहुत सारा कुछ है। आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन पेमेंट करेंगे तो क्या होता है, 60 रुपया पेमेंट करते हैं तो इससे आपका सेमेस्टर 1 के सभी सब्जेक्ट तो मिलते ही हैं। मेजर पेपर मिलेगा, माइनर पेपर मिलेगा, इसके अलावा क्या मिलेगा, तो मेजर, माइनर, फिर मिलेगा आपका सेक पेपर। ठीक है, सेक पेपर मिलता है आपका, एमडीसी पेपर मिलता है आपका, ठीक, फिर मिलता है आपका बैक पेपर,
और फिर मिलता है ऐसे पेपर। ये सारे सब्जेक्ट अब मिलेगा, सेमेस्टर 1 का ही नहीं, सेमेस्टर 2 में भी मिलेगा, सब कुछ फ्री। एक बार खरीद लीजिएगा तो सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा का पूरा ग्रेजुएशन फ्री हो जाएगा 60 रुपया में आपका। ठीक है, तो जिनको खरीदना है खरीद सकते हैं, जिनको नहीं खरीदना फ्री में भी कुछ कुछ कंटेंट अपलोड है, जा करके देख सकते हैं। इंस्टॉल हर किसी को कर लेना है, इंस्टॉल फ्री में है। ठीक है, फ्री वाला भी बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा फ्री में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम है ज्ञान सागर। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारा 5 मार्क्स वाले में, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें। ठीक है, और जो लोग इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्वेश्चन का और आंसर का। ठीक है, इतना भी बोल देता हूँ यार। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश का। ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक एक करके अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि एक एक करके कराने जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 3 घंटा का पेपर होता है ना, बताने में भी कम से कम 2 घंटा तो लगेगा ही। ठीक है, और उतना मेरे पास लैपटॉप में चार्ज नहीं है यार। कितना परसेंट चार्ज है? 40%। अगला क्वेश्चन है, राज्य का अर्थ क्या है और इसके तत्वों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेट, डिस्कस इट्स एलिमेंट। और एक चीज बता देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, और सोशियोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आप कुछ भी लिखें, बस मिलता जुलता कुछ भी लिख दें, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेज भर के आना है इन सभी सब्जेक्ट में। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, आप पेज भर दे रहे हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें नहीं चेक किया जाता है। एक्यूरेसी कहाँ पे चेक होता है? अगर आपको पूछ देता कि बताइए भारत के संविधान में कितने भाषाएं हैं, उनकी नाम लिखिए, जहाँ पे एग्जैक्ट डेटा आपको पूछा जाएगा वहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर करना है। इस पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस बीए किया हूँ, मेरा बीए ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस, एमए है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं भी जब पढ़ता था थ्योरी सब, तो इससे ही मतलब यार दिमाग का दही हो जाता था उस टाइम में भी। ठीक है, और अभी भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है हमें। हर व्यक्ति का अलग थॉट्स है, हर किताब में आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, और पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, नागरिकता की विशेषता का विवेचन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिक मतलब क्या होता है? आम आदमी। नागरिक बोलिए चाहे जनता बोलिए, आम आदमी ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 4 5 6, और इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना है। 2 को पेन ले जाइएगा, एक ब्लैक एक ब्लू। ठीक है, और अपना आंसर ब्लैक ब्लू पेन से कीजिएगा और ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते चलिएगा इस तरह से, और हाईलाइटेड भी करते चलिएगा। जो मोटा मोटा अक्षर होगा उसको ब्लैक से लिखिएगा, और कुछ कुछ जगह अगर आप इंग्लिश लिखने पाते हैं तो बोल्ड बोल्ड अक्षर को इंग्लिश में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे लोकतंत्र के गुण एवं दोषों को बताना है। ठीक है, कि क्या क्या लोकतंत्र का गुण है, क्या क्या दोष है। तो देखिए, गुण तो बहुत सारा है लेकिन दोष भी है। दोष क्या है? जैसे कि यहाँ पे हर व्यक्ति वोट दे रहा है जिसको मालूम नहीं है कि एमएलए क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति को मालूम नहीं है एमपी और एमएलए में क्या अंतर होता है, और वो एमपी और एमएलए का वोट दे रहा है। उसको पूछिएगा एमएलए कौन है, तो बोलेगा नाय जानबो हम। ठीक है, पूछिएगा एमपी के हो तो बोलता नाय, हमरा तो नाय मालूम हो। ठीक है, तो उसको एमपी एमएलए कुछ भी नहीं मालूम है कि कौन है, क्या करता है, क्या काम है इसका। मतलब अगर आप निरक्षर भी हैं फिर भी आपको वोट देने का अधिकार है, और मुझे लगता है गलत है। कम से कम शिक्षित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी होना चाहिए यार वोट देने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप शिक्षित व्यक्ति चयन करेगा तो कुछ ना कुछ सही करेगा। ठीक है, और आम आदमी क्या करता है? मुर्गा खाता है, दारू पीता है, हड़िया पीता है, और चलो वोट दे दो, हाँ सही हो गया बस। ठीक है, रात को डील फाइनल होता है और फिर वोट दे के आ जाता है उन लोग। तो ये गलत तरीका है, भेड़ चाल है, लोकतंत्र नहीं है, भेड़ तंत्र है ये। यहाँ पे पीएचडी किया हुआ पर्सन का भी उतना ही महत्व है जितना एक अनपढ़ का। तो क्या फिर फायदा यार वैसे वोट का। ठीक है, चलिए विधायिका क्या है, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। ठीक है, लेजिस्लेटिव जैसे हमारे विधानसभा होता है ना, जो भी नेता लोग जितना भी एमएलए होता है, क्या है? एमएलए। ठीक है, एमएलए और एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा का सदस्य, और ये होता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो एमएलए जो है वह प्रत्येक राज्य में होता है, और एमपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है,
और क्या कीजिएगा, तो विधायिका क्या है, इन दोनों का मिश्रण से भी विधायिका बनता है। सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग हैं। ये जो गवर्नमेंट है इसका 3 गो बेटा है, ठीक। और सबसे छोटका बेटा जो है रंगदार है। कौन, देखिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। ये गवर्नमेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अपने तरीके से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये गवर्नमेंट है, कहाँ गया रे गवर्नमेंट यार हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा जगह है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सरकार। तो सरकार माँ बाप है, इसका 3 गो बेटा है। कई गो, 3 गो बेटा है। पहला बेटवा का नाम है इसका क्या है, न्यायालय, ठीक। न्यायपालिका बोलिए, न्याय, अरे भाई लिखाओ ना यार अच्छे से, काहे नौटंकी कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये है आपका न्यायपालिका, ठीक। लिख लीजिएगा आप लोग, न्यायपालिका। एक है मंझला बेटा जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक। क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, अरे ससुर। और एक है आपका विधायिका, क्या है, विधायिका। ये वाला अच्छा से लिखा रहा है, लगता है मेरा माउस का बैटरी खत्म हो गया। तो एक क्या है, न्यायपालिका, ठीक। एक है आपका कार्यपालिका, इंग्लिश में इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। न्यायपालिका में जितना भी कोर्ट है, कोर्ट जितना भी है आपका, चाहे जिला लेवल का कोर्ट हो, व्यवहार न्यायालय हो, सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, या फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कोर्ट हो, ये आपका न्यायालय कहलाता है। सरकार का पहला अंग क्या है, न्यायालय। दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन आता है, इंग्लिश में जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है या ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। जितना भी सरकारी कर्मचारी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका, यानी कि वह काम करती है। और जो छोटका बेटा है विधायिका, यह नेतागिरी करता है, ठीक है। तो जितना भी नेता लोग है वो विधायिका में आता है। समझ गए बात को। सरकार का कितना अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायालय क्या करता है, दंड देने का काम करता है। और सबसे ज्यादा उत्पटांग काम कौन करता है, यही विधायिका सबसे ज्यादा उत्पटांग काम करता है। कार्यपालिका तो क्या करती है, तो यह जो भी आदेश दे देता है ये इसको फॉलो करने लगता है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी गलती करता है तो दंड कौन देता है, यही न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट दंड देता है। तो सरकार के कितना अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 गो अंग है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, दलीय व्यवस्था की विशेषता की विवेचना करें। इंग्लिश में डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम क्या होता है, दलीय व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको सबको ये पूरा का पूरा पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा ऐप का, उसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्या, और शाम को एक वीडियो आता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, उसको आपको डेली देखना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।